गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 8th क्लास का 9.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें होगा क्या, सारे के सारे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो उन्हीं को हम सोल्व करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। और आपको कुछ आइडेंटिटीज लगानी भी सिखाई जाएंगी। आइडेंटिटीज होती कि आमतौर पे कुछ इस तरह के फॉर्मूले होते हैं जिनको हम यूज करके अपनी कैलकुलेशन को काफ़ी ईजी कर सकते हैं, तो वो भी आपको इस चैप्टर के अंदर पता लगेगा। और बाकी कुछ जो बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे उनको भी आपको सोल्व करना सिखाया जाएगा। अभी इसके अंदर 9.5 तक है, तो अभी पहली वीडियो 9.1 की है, इसके अंदर 4 सम्स हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करवा दिया जाएगा। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहां पर 3 वर्ड आ रहे हैं, मैं यहां पर सोल्व करता हूं। एक तो आ रहा है टर्म, दूसरा वर्ड आ रहा है कोफिशिएंट, और तीसरा वर्ड आ रहा है एक्सप्रेशन। ये देखिए, एक तो ये वर्ड है टर्म, एक है कोफिशिएंट और एक है एक्सप्रेशन। तो इन तीनों वर्ड का पहले मतलब समझते हैं, टर्म, कोफिशिएंट और एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं टर्म से, सबसे छोटी टर्म है ये। अब टर्म में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिखा। एक्सप्रेशन क्या होता है पहले बताता हूं। जैसे कोई ये चीज है, 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो ये जो पूरी की पूरी जो भी एक लाइन बनेगी, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं। कई बच्चे इसको एज ए इक्वेशन कंसीडर करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि ये इक्वेशन है। इक्वेशन में होता क्या, जब भी किसी एक्सप्रेशन के इक्वल टू में कुछ लिखा हो, इक्वेशन का मतलब ये होता है इक्वेट करना किसी चीज से, मतलब इक्वल टू में आना, तब वो जाके इक्वेशन बनती है। जैसे मैंने ये लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 20। अब ये क्या है? ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है। सिंपल सी निशानी लगाओ जिसमें इक्वल टू का साइन है, तब वो इक्वेशन होती है। और अगर मैं सिर्फ x प्लस वाई लिखता तो ये एक एक्सप्रेशन होता। अब एक्सप्रेशन बनता कैसे है? जब किसी भी टर्म्स को, जैसे ये x और y, इसके अंदर टर्म्स होती हैं। जैसे ये अब एक पूरी की पूरी टर्म है। जब भी हम कुछ अलजेब्रिक नंबर्स को या अलजेब्रिक चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक फॉर्म में ले आते हैं, उसे हम बोलते हैं बिना प्लस माइनस किए। जब ये सिंपल मल्टीप्लाई में है, अब ये एक अपने आप में कंप्लीट है, तो इसको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। अब ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। इस तरह से अगले पार्ट में देखेंगे 3 भी एक टर्म है। जब ये अकेली है, अपने आप में कंप्लीट है, तो ये एक टर्म है। PQ भी एक टर्म है, QR भी एक टर्म है और RP भी एक टर्म है। जब हम कई सारी टर्म्स को मिला देते हैं, एक साथ लिख देते हैं प्लस और माइनस के ऑपरेशंस के साथ, तो हम उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो आपको एक्सप्रेशन भी समझ आ गया होगा और टर्म भी समझ आ गया होगा। अब बीच में एक वर्ड है कोफिशिएंट। अब वो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला हमारा एग्जांपल है 5x y z² माइनस 3zy। इसके अंदर टर्म कौन कौन सी है? एक तो हमारे पास ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो अब टर्म में होता क्या है, जैसे जो तो अलजेब्रिक चीजें हैं, ये तो अलजेब्रिक पार्ट होगा टर्म का, कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है और z की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। लेकिन 5 की वैल्यू तो 5 ही रहेगी ना। तो क्या होगा, 5 जो होगा, 5 हमारी क्या बन जाएगी? कोफिशिएंट। 5 बन जाएगा कोफिशिएंट। कौन सी टर्म का? कोफिशिएंट ऑफ टर्म 5x y z²। और अगली टर्म क्या थी? माइनस 3zy। तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? इसमें सिर्फ अब 3 नहीं लिखेंगे, वो 3 नहीं है, वो -3 है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? -3। तो इस तरह से आप टर्म, कोफिशिएंट और एक्सप्रेशन को अलग अलग करते हैं। अब मैं आपको एक सम बिल्कुल अच्छी स्टेटमेंट के साथ बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ये आया 1 प्लस x², 1 प्लस x प्लस x²। अब यहां पर आपके पास टर्म्स कितनी है? 3 टर्म है, 1, 2 और 3। लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, जो 1 है, 1 अपने आप में एक नेचुरल नंबर है और साथ में कोई 1 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसकी कोई भी आप कोफिशिएंट नहीं निकालेंगे। कोफिशिएंट निकलता है हमेशा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब x y y z जो भी होते हैं, जो ABCD के नंबर हो गए, सिंपल लैंग्वेज में जैसे बोल देते हैं। तो अब x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो लिखेंगे टर्म इक्वल टू x। टर्म पहली क्या थी हमारे पास? x थी। कोफिशिएंट ऑफ x। अब कुछ को समझ आ रहा होगा कि इसके आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
मैथ का एक सिंपल रूल है, जहां पर कोई भी चीज दे रखी हो वो कम से कम एक तो होती है, अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पर टर्म के अगर कुछ नहीं है, अगर कुछ भी, तो उसके आगे वन है। जिस भी टर्म के आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे वन होता है। सिमिलरली अगला पार्ट क्या था, टर्म इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, वन। इसका कोफिशिएंट भी क्या होगा, वन। अब एक और पार्ट समझाता हूं आपको मैं, बी पार्ट पे आइए। x/2 प्लस y/2 माइनस xy, इसके अंदर हमारे पास टर्म्स कितनी है, 3, x/2 है, y/2 है और माइनस xy है। तो अब फर्स्ट टर्म क्या है, टर्म x/2, कोफिशिएंट क्या होगा इसका, मैं कोफिशिएंट को CUF लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1/2 होगा, क्यों, x का आधा है ना। अब x/2 को हम ऐसे लिख सकते क्या, x मल्टीप्लाई 1/2, यही तो बना होगा, x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू x और बाय में 2 आ गया होगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, 1/2। y/2 का कोफिशिएंट भी क्या होगा, 1/2 और माइनस xy का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। और इसी तरह से जो अगला पॉइंट वाला है, 6th पार्ट, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो अब यहां पर एक्सप्रेशन कौन से हैं, एक तो ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया, ये टर्म है, ये टर्म है और एक ये टर्म है इसकी। तो a का कोफिशिएंट क्या होगा, मैं डायरेक्ट इसे लिख रहा हूं, तीर लगा के, आप अच्छे से सोल्व करना इसे, माइनस इसका 0.3। ab का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, -0.6, -0.6। और सिर्फ b का क्या है, b का कोफिशिएंट होगा 0.5। तो यहां पर ये टर्म और कोफिशिएंट ऐसे निकलते हैं। अब आ जाओ सेकंड सम के ऊपर। सेकंड सम के अंदर वो कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज पोलिनोमियल एज मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल, विच पोलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज। अब देखिए यहां पर उसने कहा है, जो आपको नीचे पोलिनोमियल दिए गए हैं, ये जो आपको पोलिनोमियल दिए गए हैं, ये तो ज्यादा थे पर मैंने लिखे इतने क्योंकि ये आपको एग्जाम्पलीफाई करके इतने एग्जाम्पल के साथ आपको समझ आ जाएगा। जो गिवन पोलिनोमियल्स है, यहां पर भी हमारे पास 4-5 नए वर्ड आ गए। जो नीचे दिए हुए पोलिनोमियल्स हैं उनमें क्लासिफाई कीजिए कौन से तो मोनोनोमियल है, कौन से बायोनोमियल है और कौन से ट्रायनोमियल है। और अगली लाइन क्या कह रहा है वो, विच मोनोनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरीज, कि अब कौन से इसके अंदर से पोलिनोमियल ऐसे हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आ रहे, मोनोनोमियल की कैटेगरी में, बायोनोमियल की कैटेगरी में और ट्राइनोमियल की कैटेगरी में। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझाता हूं। सबसे पहले तो होता क्या है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। समझ गए बात को, मोनो का मतलब ही अकेला होता है। जैसे आपने किसी एक वर्ड सुना होगा, मोनोपोली। मोनोपोली में होता क्या है, जहां पर किसी एक का ही पूरे बाजार के ऊपर राज हो। जैसे मान लीजिए अगर एक बाजार है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, किसी भी जगह की मार्केट है और वहां पर मान लीजिए किताबों की सिर्फ एक ही दुकान है जहां पर कोई स्पेशल पब्लिकेशन की किताबें मिलती हैं, तो उस पब्लिकेशन के लिए उस दुकान की, उस मार्केट के अंदर एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, जिसको बोलते हैं एकाधिकार, मोनोपोली बोलते हैं उसे। तो मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब ही एक होता है, मोनो का मतलब ही एक होता है। जैसे आपको मैं एक और वर्ड होता है मोनोटोनी, मोनोटोनस। मोनोटोनस होता है कि जब एक ही तरह से हमारा जीवन चलता रहता है, किसी एक ही तरफ बढ़ता हुआ जीवन, उसे बोलते हैं मोनोटोनस लाइफ। तो अब मोनो का मतलब आपको समझ आ गया, वन। तो वन टर्म वाला क्या होगा, मोनोनोमियल। अब दूसरा वर्ड क्या था, बायोनोमियल। अब सिंपल सी बात है, बाइनोमियल में क्या होता है, बाइनोमियल में आपको पता है कि बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू। क्या होता है, टू। अब इसके तो आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आपके पास बाइसिकल। बाइसिकल जो वर्ड था वो निकला था बाई प्लस कैकुलोस से। कैकुलोस का मतलब होता है टायर, ग्रीक वर्ड है ये। तो बाई का मतलब था टू। आपने एक और वर्ड भी सुना होगा बाइसेप, जो हमारे, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में डोला बोल देते हैं, उसकी मसल्स। क्यों, क्योंकि उसके अंदर 2 स्ट्रैप होते हैं मसल के, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट बायो, उसको बाइसेप बोलते हैं। तो बाई का मतलब ही 2 होता है। जैसे हम किसी चीज को 2 भागों में बांट देते हैं तो उसे बोलते हैं बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब 2 हिस्सों में बांटना। तो बाई जहां पर भी आएगा वहां पर 2 होगा। अब सिंपल अगला आपको पता होगा, थर्ड क्या था हमारे पास, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगी, जिसके अंदर
तीन टर्म्स होंगी। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इसके अंदर तीन टर्म हो गई नहीं होगी, तो ये हमारे पास क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब जहां पर भी आता है वहां पर हम उसको क्या कहते हैं, तीन से वो रिलेटेड होता है। जैसे आप देखिए, जो शिव जी का त्रिशूल है, त्रिशूल जो है उसको इंग्लिश में बोला था ट्राइडेंट, मतलब जिसके तीन डेंट है, मतलब तीन जिसके आगे से ऊपर कोने हैं, ट्राइडेंट। जैसे आपकी छोटे बच्चों की एक साइकिल होती है जिसमें तीन टायर होते हैं, उसे हम बोलते हैं ना ट्राई साइकिल। या फिर और भी काफी सारी चीजें होगी जिनमें हम ट्राई ट्राई यूज करते हैं। जब क्रिकेट के अंदर जब होता है, जब तीन टीम्स किसी सीरीज में खेल रहे होते हैं तो हम उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर सीरीज, या फिर अब त्रिकोणीय श्रृंखला बोलते हैं, या फिर ट्रायंगल जिसके अंदर तीन साइड होते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जिस भी शेप के अंदर तीन साइड हो हम उसे ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायनोमियल बनता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, अभी मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया, ट्राइडेंट। नेवी का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की कौन सी सबमरीन डुबाई थी, और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। शायद आपको अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल मिल गया होगा इसके बारे में भी। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से पढ़ना। और अब देखो, ट्राई का मतलब समझ आ गया बिल्कुल। तो बस अब आगे चलते हैं। और अगला वर्ड था पोलिनोमियल। पोलिनोमियल होता है, पोली का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी चीजें हों। जैसे आप आमतौर पे ऐसा कौन सा वर्ड यूज करते हैं जिसके अंदर आप पोली यूज करते हैं, जैसे केमिकल्स के अंदर होता है पॉलीसैकेराइड। या फिर आप एक वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉलीथीन में होता क्या है कि एक इथीन नाम का मॉलिक्यूल होता है, वो बहुत ज्यादा बार जुड़ा होता है, बहुत बड़ी चेन होती है, तो बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे हम बोलते हैं पॉलीथीन। या फिर आपने एक और वर्ड सुना होगा, एक टाइप का कपड़ा होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलिएस्टर। उसके अंदर एस्टर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से वो क्या होता है, पॉली बन जाता है। या फिर आपने एक वर्ड और भी सुना होगा, जब बहुत सारे किसी में कोने होते हैं किसी भी शेप में, जैसे ये हो गया, तो हम इसे बोलते हैं पॉलीगन। क्या बोलते हैं, पॉलीगन। तो यहाँ पर पोली का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे हैं। तो अब देखिए, उसने पूछा क्या था, मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्रायनोमियल। तो जो बाकी इसके बाहर रहेगा वो सारे के सारे हम क्या अब क्या हो सकते थे, वो सारे पॉलिनोमियल हो जाएंगे, और वो इन तीन कैटेगरीज में फिट नहीं करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। उसने कहा है, बताओ पहला क्वेश्चन, पहला था x प्लस वाई, ये किस तरह का होगा, ये मोनोनोमियल है, बायनोमियल है, ट्रायनोमियल है। ये बायनोमियल है, क्यों, इसमें दो टर्म्स है ना, x प्लस वाई, तो ये बायनोमियल हो गया। अब अगले पार्ट पे आओ, अगला पार्ट में लिखा था 1000, तो 1000 अपने आप में सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया, मोनोनोमियल। अब थर्ड पार्ट पर आओ, उसमें लिखा है x प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर, कितने में हो गए, 1 2 3 और 4। ना तो ये मोनोनोमियल होगा, ना ये बायनोमियल होगा, ना ये ट्रायनोमियल होगा। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन हो गया जो इन तीनों कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहा। तो ये वैसे तो इसको क्वाड्रोनोमियल बोलेंगे, लेकिन हम इसको तीनों कैटेगरीज में फिट नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट से पॉलिनोमियल कहकर अपने क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। अब एक और पार्ट देख लो इसका। अब फोर्थ पार्ट पर आइए। फोर्थ पार्ट में लिखा है 7 प्लस वाई प्लस 5x। इसके अंदर कितने टर्म है, 1 2 एंड 3, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो इस तरह से आपका ये सम कवर हो गया। अब आगे आ जाओ, अगले सम के अंदर उसने कहा है ऐड द फॉलोइंग्स। उसने नीचे आपको 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपने उन्हीं में से ऐड करना है। चलिए अब थर्ड सम पे आ जाइए। थर्ड सम में लिखा है ऐड द फॉलोइंग, कि जो नीचे आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको आपने ऐड करना है। सिंपल सा सम है, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां जहां पर भी कॉमाज हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन दिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको सिंपल एडिशन सिखाता हूं। अगर मैं आपको कहूं ऐड 3 5 एंड 8, तो अब इसमें करेंगे क्या, 3 प्लस 5 प्लस 8 ये लिखेंगे ना। तो मतलब आपने कोमाज और एंड की जगह सिर्फ प्लस रिप्लेस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 16। तो वही आपने यहाँ करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला सम। थर्ड सम का पहला पार्ट, ऐड क्या करना था आपको, AB माइनस BC प्लस, क्योंकि सेकंड टर्म क्या थी, तीनों टर्म्स को ऐड करना है ना, BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। बस ये आपके पास आपने लिख लिया, और इसमें आपको उल्टा सीधा करने की कोई जरूरत नहीं होती। अब देखिए, AB एक है, यहां पर दूसरा AB है, लेकिन एक AB प्लस का एक AB माइनस का, तो कैंसिल आउट। एक BC प्लस का एक BC प्लस का एक BC माइनस का, कैंसिल आउट। एक CA प्लस का एक CA माइनस का, कैंसिल आउट। आंसर आया 0, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहा क्या हुआ है, A माइनस B प्लस AB,
प्लस, क्योंकि कोमा की जगह मैंने प्लस लगाया, बी माइनस सी। अब यहां पर देखिए बी माइनस सी प्लस ए बी प्लस बी सी, जहां माइनस है वहां पे माइनस ही रहेगा, प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। अब देखिए ए, और देखिए जो भी आप सम कर रहे हैं ना, मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बताता हूं ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो। आपने एक ए ले लिया, तो अब दूसरे जो जो टर्म आप सोल्व करते जा रहे हैं उनके नीचे हल्का सा से निशान मार दिया करो। एक प्लस का ए, एक माइनस का ए, कैंसल आउट। एक प्लस का बी, एक माइनस का बी, कैंसल आउट। एक प्लस का ए बी के साथ कोई और है क्या? नहीं है। और ये बात ध्यान रखना है ऐड करते हुए, लाइक टर्म्स ऐड होती हैं, लाइक टर्म्स ही माइनस होती हैं। अनलाइक टर्म्स को आप नहीं कर, जैसे अब ए बी है, ए बी को आप माइनस सी के साथ नहीं कुछ कर सकते। आप ए बी माइनस सी लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो उसके अंदर आप कुछ और ऑपरेशन नहीं लगा सकते। माइनस सी प्लस सी कैंसल आउट। अब बचा क्या? एक ए बी बचा, एक बी सी बचा और एक सी ए बचा। बस यही तो था। अब आंसर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। आपको धीरे धीरे क्लैरिटी होती जाएगी इन सबकी, आप खुद करके देखेंगे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब 2 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर माइनस 3 पी क्यू प्लस 4। सेकेंड टर्म क्या थी? 5, मैंने बीच में ऐड लगाया 5 प्लस 7 पी क्यू माइनस 3 पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिए, आप देख रहे होंगे पी क्यू लिखा हुआ है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। अलजेब्रा का जो मोटिव होता है ना मैथ में डालने का, अलजेब्रा हमारी डेली लाइफ के अंदर, बच्चे बार बार ये कहते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर का यूज नहीं होता, पर अलजेब्रा का रीजन ही ये होता है ताकि जो जो अलजेब्रा सोल्व करता है उसके दिमाग की कॉन्सेंट्रेशन और इमेजिनेशन की पावर और जो प्रॉब्लम सोल्विंग होती है, अलजेब्रा इंक्रीज कर देता है उसको, आपके दिमाग के नए नए कनेक्शन बनाता है और आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग करता है। तो अलजेब्रा के अंदर अब देखिए पी और क्यू, ये पी लिखते हैं आप और ये क्यू लिखते हैं, मतलब होता क्या है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और उसके बाद जब स्क्वायर होता है उसके अंदर आप मैसअप कर देते हैं कि पी के ऊपर स्क्वायर था या क्यू के ऊपर स्क्वायर था। तो इसलिए वो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को चेक करने के लिए हमेशा इस तरह के सम दिया करता है। तो इन सम्स को काफी ध्यान से करना, पी के ऊपर स्क्वायर आएगा या क्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा, वही उसका मोटो होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन को चेक करना। तो वहां पर आप दिक्कत मत किया करो। तो बस इतना ही ढंग से समझना, जो जो है उसको अपने दिमाग लगा के पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखना, ताकि स्टेटमेंट के अंदर आप मैसअप ना करो, क्योंकि स्टेटमेंट गलत होगी तो आपका सम ठीक होते हुए भी गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत ही ध्यान रखा करो। और यही अलजेब्रा है और मैथमेटिक्स वैसे पूरा ही जो आपके इंटेलिजेंस को दिखाता है। बाकी सब्जेक्ट में आप जो भी हो, अगर आप लोग हिंदी पढ़ रहे हो या कोई पंजाबी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो या फिर कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो उनका स्कोप हमारे इंडियन तक ही होता है। लेकिन जो मैथ्स है ये ग्लोबल सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा अच्छे से किया करो। अब देखो 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये क्या है? माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई ना, पहले मैं ये करता हूँ लाइक टर्म्स ढूंढता हूँ हमेशा, दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अब देखो 2 में से 3 गया तो बचेगा माइनस का 1, तो यहाँ लिखूंगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 टर्म कवर। अगली क्या थी? माइनस 3p क्यू और ये थी 7p क्यू। माइनस 3 प्लस का 7 तो आ जाएगा प्लस का 4p क्यू। 4 प्लस 5 ये तो आपके पास 9 आ गया। ये आपका क्वेश्चन सोल्व, ये आपका आंसर था। अब आ जाओ उसके फोर्थ पार्ट के ऊपर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर प्लस 2lm 2mn प्लस 2nl। अब देखो एल स्क्वेयर 2l स्क्वेयर, एम स्क्वेयर 2m स्क्वेयर, एन स्क्वेयर 2n स्क्वेयर, बचा क्या? 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो यही आपका आंसर होगा। मैथ्स के अंदर आपको ऐसे देखा होगा कि 2 को बाहर कॉमन लेके एल स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर प्लस lm प्लस nl प्लस mn ऐसे दे रखा होगा। तो एक ही बात है, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। और दूसरी बात एक और आपको नोटिस में लाना चाहता हूं, जैसे आप nl लिखते हैं, nl ln के बराबर होता है। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, असली में क्या है? n और l मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप सिंपल एग्जांपल लीजिए, 3 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 3, दोनों ही तो 15 होते हैं। तो इसमें ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है, कोई डिफरेंस है ही नहीं इसके अंदर। तो nl और ln एक ही चीज होती है, ये लाइक टर्म्स हैं, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि आगे n है पीछे l है। चलिए अब आ जाइए फोर्थ सम के ऊपर। इसके अंदर आपको सब्ट्रैक्शन दे रखी है।
अब मैं वापस आपको सब्ट्रैक्शन के पुराने फॉर्मूले पर लेके आता हूं, जो पुराना तरीका था। अगर मैं आपको ये कहता हूं सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 8, तो आपके पास आंसर आता था 5। मतलब क्या था इसका कि 3 घटाओ 8 में से, तो आप इसको ऐसे लिखते थे ना, 8 माइनस 5 इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, यही होता था। तो यहां पर भी सेम टू सेम है, बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं, पहली टर्म में से ही दूसरी टर्म घटा देते हैं, डायरेक्ट इसी घटा देते हैं। लेकिन असली में क्या कहा उसने, सब्ट्रैक्ट 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे वाली टर्म को आगे लिखना पड़ेगा और आगे वाली को माइनस लगा के पीछे लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहले क्या दे रखा था, सब्ट्रैक्ट दिस टर्म फ्रॉम दिस टर्म, जिसके जो फ्रॉम के बाद लिखी उसको मैं पहले लिखूंगा क्योंकि उसमें से हमें घटाना है ना। वो टर्म, वो एक्सप्रेशन थी 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब हमने इसमें से माइनस क्या करना था, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है जिसके अंदर आप गलती नहीं करेंगे, जब माइनस करना है तो डायरेक्ट पहले माइनस लगाओ और एक ब्रैकेट लगा के पूरे का पूरा एक्सप्रेशन वैसे का वैसा लिख दो बिना कोई साइन चेंज किए। माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब आपको ये बात पता होगी कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। अब साइन चेंज करने स्टार्ट करो, वहीं से साइन चेंज करते हुए मत लाना क्योंकि आप वहां पे मैसअप कर दोगे। सबसे पहले 12a का 12a माइनस 9ab, इसके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये तो इसमें से तो घटाना हमें। जैसे अब मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 3, तो 3 के आगे माइनस लगता है ना, 8 तो ऐसे का वैसा पड़ा रहता है, तो ये 8 है इस टाइप का, माइनस ये प्लस का था तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। ये 7ab माइनस का था, अब ये प्लस का हो जाएगा। 3b प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। 12 प्लस का था तो अब ये माइनस का हो जाएगा। अब आपके पास सम तैयार है, अब इसको सोल्व कीजिए। 12 में से 4a घटाएंगे क्या आ जाएगा, 8a, लाइक टर्म से इसलिए घटाई। माइनस 9ab में से प्लस 7ab ऐड किया तो क्या आएगा, माइनस 2ab, प्लस 5b में से माइनस 3b माइनस हुआ प्लस का 2b। अब यहां देखिए माइनस का 3 और माइनस का 12, आंसर क्या आएगा, माइनस 15। तो यही आपका आंसर हुआ, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब सेकंड सम आप खुद ट्राई करेंगे, सेकंड पार्ट इसका मैं आपको थर्ड पार्ट पर लेके आता हूं। क्या हुआ है, 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यूब स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 क्यूब माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यूब प्लस 5p क्यूब माइनस 2p क्यूब स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले फ्रॉम के बाद वाली टर्म लिखेंगे, क्या थी, 18 माइनस 3p माइनस 11 क्यूब प्लस 5p क्यूब माइनस 2p क्यूब स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यूब। अब दूसरी टर्म माइनस करनी थी, वही तरीका, पहले बाहर लगाया माइनस 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 5p क्यूब स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7 क्यूब माइनस 10। अब करते हैं सोल्व। अब बस टर्म गिनने कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले जब आप लिखेंगे इसके साइन चेंज कर लेना सेकंड वाली एक्सप्रेशन के। प्लस 5p स्क्वायर क्यूब। अब देखो इससे माइनस करते हैं, माइनस 4p स्क्वायर क्यूब प्लस का 3p क्यूब माइनस 5p क्यूब स्क्वायर प्लस 8p माइनस 7 क्यूब। समझ रहे हो ना आप, जो प्लस वाले थे वो माइनस करो, जो माइनस वाले थे वो प्लस के होते जा रहे हैं। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आगे 18 था, 18 के लाइक टर्म कौन सी होगी, 10, तो पहले सबसे आ जाएगा 28 माइनस 3p। अब p वाली टर्म ढूंढो, सिर्फ p वाली, माइनस 3p प्लस का 8p, तो क्या आ जाएगा, प्लस 5p माइनस 11 क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 18 क्यूब।
प्लस 5 पी क्यू वाली टर्म ढूंढो, प्लस 5 और प्लस 3 आ जाएगा 8 उसके बाद देखिए -2 ध्यान रखना PQ² वाली, ये रहा -5 तो क्या हो गया -7 अगली है 5 और यह -4 आ जाएगा प्लस P² क्यों 5 में से 4 गया 1। तो अब आपके पास लास्ट में जो ये बचा सोल्व होने के बाद ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसी तरह से आपको इस एक्सरसाइज के सम ट्राई करने हैं। तो यहाँ पर आपकी 9.1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगली वीडियोज में आपको 9.2 9.3 ऐसे सारे की सारी एक्सरसाइजेज मैं वीडियो से कवर करवा दूंगा। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली, ये आपको वीडियो पहुंच जाएंगी और आपने इनको देख के जिन बच्चों ने कर लिया अपने आप को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, काफ़ी इजी मेथड समझाया हुआ है इसको। और जिन्होंने नहीं किया वो इसमें से देख के अच्छे से कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन भी मैंने करके दे दिए। तो इस तरह से आपकी 9.1 कंप्लीट हो गई है और सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तब तक जो भी आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप उसको ट्राई करते रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप साथ के साथ पूछ सकते हैं, नहीं तो वीडियोस तो आपको मिल ही जाएंगे टाइम टू टाइम। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।